हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं न्यूज़पेपर से। ये सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं, क्लैट कैट इन सब के एस्पिरेंट्स हैं। उन सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। आप यहाँ पेन नोटबुक लेकर बैठिएगा, एक एक बात को नोट करिएगा, कॉन्सेप्ट जो आप नए सीखें वो सब नोट डाउन करते चलिए। और यहाँ मैं ट्रांसलेशन भी आपको बताऊंगा, और कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया तो उसके मीनिंग भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो एक तरह से बहुत कुछ चीजें, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर सब आप सीखेंगे। अपना द हिंदू वाला जो सेशन है वो चल ही रहा है। वीक में एक दो दिन क्लासेस के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, और वो क्लासेस आपको वीक में एक दो दिन मिलेंगी जरूर से। और बाकी डेज जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो कोई ना कोई सेशन आपको मिलता रहेगा। एक हमारा एसएससी के लिए कोर्स है एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। वो कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे स्तर पे 0 टू एडवांस लेवल का वो कोर्स, ग्रामर बहुत अच्छे से तैयार की गई है। वहां पे वोकैब बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाई गई है। साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर्स उपलब्ध कराए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पे मैंने करवाए हैं काफी सारे, हर टॉपिक के, हर कॉम्प्रिहेंशन के सेगमेंट के, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो पीक्यूआरएस हो, चाहे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेगमेंट हो, पैसेज हो। ये सब बहुत अच्छे से वहां पे करवाए हैं, कवर करवाए हैं, देखिएगा। और कुछ पूछना हो आपको तो एक नंबर आपको दे रखा है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप पूछ भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और इसमें एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डोनाल्ड ट्रम्प्स एक्सैजरेटेड क्लेम्स अंडरमाइंस इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। एक्सैजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, ठीक है। एक्सैजरेटेड जो शब्द है इसका मतलब है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ा चढ़ाकर जो दावे किए गए, ये दावे अंडरमाइन करते हैं भारत की कश्मीर नीति को। तो पहली बात तो अंडरमाइन जो शब्द यहां पे दे रखा है इसका मतलब है वीकन। अंडरमाइन का मतलब क्या है? वीकन, कमजोर कर देना। अंडरमाइन से मतलब क्या है? कमजोर कर देना। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं वो कमजोर करते हैं भारत की कश्मीर पॉलिसी को। तो आप सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे क्लेम्स दे रखा है आपको, और क्लेम्स आप देखिए प्लूरल है, और प्लूरल अगर है तो इससे अग्री करवाने के लिए वर्ब भी कैसी चाहिए आपको? प्लूरल ही चाहिए। तो आप एस हटाएंगे, क्योंकि किसी भी वर्ब में अगर आप एस और एस जोड़ते हैं तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर। अगर उसमें से एस और एस को हटा देंगे तो वर्ब बन जाएगी प्लूरल। तो यहां पे अंडरमाइन आंसर आना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ा चढ़ाकर जो दावे किए गए वो दावे, अब दावे प्लूरल हैं तो अंडरमाइन आएगा भारत की कश्मीर पॉलिसी को, ठीक है। अगला है, द गवर्नमेंट सेड दैट पाकिस्तान रिक्वेस्ट केम आफ्टर इट रिसीव्ड अ जोल्ट ओवर इंडियाज स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तानी बेसिज। द गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान का निवेदन, केम आया, आफ्टर इस चीज के बाद, पहले एक घटना घटी है उसके बाद ऐसा हुआ है। इट पाकिस्तान के लिए प्रोनाउन है। रिसीव्ड प्राप्त किया, अ जोल्ट, जोल्ट का मतलब होता है झटका, ठीक है। जब इसको झटका लगा, किस चीज को लेकर? ओवर इंडियाज स्ट्राइक्स, भारत की स्ट्राइक्स को लेकर। इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक्स की थी, किस पर की थी? पाकिस्तानी बेसिस पर। बेसिस ये जैसे एयर बेसिस वगैरह थे, उन पर जो स्ट्राइक्स हुई थी। तो चूंकि न्यूज़पेपर का है तो ये न्यूज तो आपको पता ही है, पहलगाम हमले के बाद के जो इवेंट्स हैं उनकी बात की गई है। तो द गवर्नमेंट सेड दैट पाकिस्तान रिक्वेस्ट, सबसे पहली बात तो ये पास्ट का स्टेटमेंट है पूरा ही, आपको कंजंक्शन से पहले पास्ट दे ही रखा है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम है यहां, इट हैड रिसीव्ड आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पास्ट में दो इवेंट्स देखते हैं, जैसे ये प्रेजेंट है, और इसके पास्ट में जब तुम दो घटनाएं देखते हो, तो जो घटना पहले घटी होती है उस घटना को, जैसे ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, और ये इससे भी पहले कोई घटना घट रही है तो ये होगा पास्ट परफेक्ट, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पास्ट ऑफ पास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्ट ऑफ पास्ट। तो जब पास्ट का भी पास्ट बनाओ तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाया करो, तो आ जाएगा हैड रिसीव्ड, ये आंसर आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट आई, इसके बाद जब इसने रिसीव किया जोल्ट इस चीज को लेकर, ओवर यहां प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है रिगार्डिंग, इस चीज को लेकर, इसके संबंध में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, जस्टिस इफ नॉट अनड्यूली डिले रिस्टोर्स पब्लिक फेथ इन ड्यू प्रोसेस एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। समझो, तो कह रहा है कि जस्टिस, अगर ये वाली बात को बीच में से हटा दूं तो आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट है जस्टिस, इसकी वर्ब है रिस्टोर्स, तो जस्टिस मतलब न्याय, रिस्टोर मतलब फिर से बहाल करता है, पब्लिक फेथ लोगों का विश्वास, किस में? ड्यू प्रोसेस में। और लीगल सिस्टम में ड्यू प्रोसेस क्या होता है कि भाई लीगल प्रोसीडिंग्स जो चले वो कानून कायदे से चले।
ठीक है, कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं वो कानून कायदे से चलनी चाहिए, जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन सब के आधार पर चलना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये एक सिस्टम का नाम है, ठीक है, यहाँ कुछ विशेष है नहीं। अब प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो है वो ये है कि यहां आना चाहिए डिले के स्थान पे डिलेड। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अनड्यूली दे रखा है, अनड्यूली यहां पे एडवर्ब है, और अनड्यूली का मतलब होता है एक्सेसिवली। अनड्यूली का मतलब है एक्सेसिवली, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। तो एडवर्ब जो है वो विशेषता किसकी बताएगा? डिले यहां पे एडजेक्टिव बन रहा है, और ये एक्चुअल में डिले एडजेक्टिव होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है जस्टिस। यदि ये बहुत ज्यादा डिले नहीं हुआ है ना, डिले करना ये क्रिया जो है उसकी विशेषता बताएगा, तो जस्टिस, और जस्टिस के विशेषता बता रहा है ये डिले, ऐसा मानो, ठीक है। ये वर्ब वैसे नहीं वर्ब है, ये यहां पे इसका एडजेक्टिव है, जस्टिस नाउन है, इसका एडजेक्टिव बनाना है, तो जस्टिस का एडजेक्टिव बनाना है, तो जस्टिस कौन सा? जो डिले किया गया। अब तुम वर्ब का एडजेक्टिव बना रहे हो, और वर्ब का एडजेक्टिव बनाने का तरीका होता है कि या तो आप आईएनजी लगाते हो जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देते हैं, या हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिसे नाम देते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये दो ही सिचुएशंस हैं कि जब आप किसी वर्ब को एडजेक्टिव बनाते हो तो दो तरीके हो सकते हैं। ये वर्बल एडजेक्टिव कहलाता है। वर्ब को जब तुम एडजेक्टिव बनाते हो तो इसे क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। और वर्बल एडजेक्टिव जो है वो एक प्रकार से पार्टिसिपल होता है, ठीक है। और पार्टिसिपल की अगर बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, दूसरा प्रकार है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। ऐसे करके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। अब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो भागों में डिवाइड जब करते हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम नाम देते हैं V0 प्लस ING, और ये दर्शाते हैं V3 से। तो यहां जस्टिस कौन सा? जो डिले किया गया। तो जस्टिस की विशेषता बता रहा है तो वर्ब, लेकिन बनाना एडजेक्टिव है, तो थर्ड फॉर्म लगाओ, क्योंकि ING तो तब लगाइए जब कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा हो, ऐसा इसमें है नहीं। तो यदि जस्टिस को बहुत ज्यादा डिले नहीं किया गया है तो वो जस्टिस क्या करता है? पब्लिक फेथ को रिस्टोर करता है, लोगों का विश्वास फिर से जगाता है ड्यू प्रोसेस में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ये इसका ट्रांसलेशन है। नंबर 4 में आइए। इंडिया ought टू मोबिलाइज ग्लोबल ओपिनियन अगेंस्ट पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट्स। न्यूक्लियर थ्रेट्स का मतलब है परमाणु हमले की धमकियां, ठीक है। न्यूक्लियर थ्रेट्स, ये थ्रेट्स क्या है? धमकी है। इंडिया ought टू मोबिलाइज, मोबिलाइज मतलब जुटाना, इसका मतलब है मस्टर करना, जुटाना, इकट्ठे करना, ठीक है। तो भारत को क्या करना चाहिए? ग्लोबल ओपिनियन मतलब विश्व की राय लेनी चाहिए, ये मोबिलाइज करना चाहिए। किसके खिलाफ? इसकी धमकियां जो है पाकिस्तान की, उसके खिलाफ। ought to जो होता है ना, ये एक ऐसा मॉडल है जो मॉरलिटी के लिए आता है, मोरल एजुकेशन आपको देता है, नैतिक शिक्षा के लिए आता है। तो जब भी आप ought to लगाओ तो ऐसे समझ लिया करो कि या तो ये मोरल कंपल्सन है, मोरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक बाध्यता है ना। तो ये नैतिकता नहीं है कि भारत को इसकी धमकियों के खिलाफ मोबिलाइज करना चाहिए। ये कोई नैतिकता वाली बात थोड़ी ना है, नैतिक शिक्षा नहीं है, मोरलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है इस चीज का। तो इसलिए यहाँ पे कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है कि भारत को जरूर से जरूर, जो व्यक्ति कह रहा है इस स्टेटमेंट को, इसका मतलब है कि भारत को जरूर से जरूर ग्लोबल ओपिनियन मोबिलाइज करना चाहिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट्स के खिलाफ। तो यहां पे आप ought to के स्थान पे क्या लगा देंगे? मस्ट। क्या लगाएंगे? मस्ट, क्योंकि ये क्या है? ये ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, कंपल्सन है, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए यहां पे मस्ट का प्रयोग होना चाहिए। मॉडल बेस्ड एरर थी। नंबर 5 में आइए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एड्रेस। देखो, प्राइम मिनिस्टर से पहले वैसे तो दे लगता है, लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ में नाम जोड़ते हैं, जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है, जो इनकम्बेंट है, जो इस पद पर बना है, उससे पहले फिर हम दे नहीं लगाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एड्रेस। एड्रेस का मतलब है संबोधन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, संबोधन जिसका भी है, संबोधन यहाँ पे नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफे दे रखा है। अपोस्ट्रोफे के बाद में क्या लगता है? नाउन। और जब ये एड्रेस नाउन होता है तो इसके बाद प्रेपोजिशन क्या लगता है? टू। और किसको संबोधन है? राष्ट्र के नाम संबोधन है। कब की बात? मंडे की बात है। और उनका विजिट एक तो हुआ, राष्ट्र के नाम संबोधन, फिर ये आदमपुर बेस जो है इंडियन एयरफोर्स का पंजाब में, वहां पर भी जाके आए हैं, तो उनका विजिट भी हुआ है। तो विजिट देखिए, जब भी विजिट के बारे में दो चीजें, अगर आप पहले से व्यूअर हैं, इस चैनल पर देख रहे हैं वीडियोस, तो मैंने बहुत बताया है
न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान कि विजिट दो तरीके से यूज हो सकता है, एक वर्ब के रूप में, एक नाउन के रूप में। अगर ये वर्ब है तो इसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सहकर्मक क्रिया होती है, और सहकर्मक क्रिया का मतलब है कि सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम इसके बाद करते हैं। दूसरी तरफ अगर ये नाउन होता है तो उसके बाद टू लगाते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब कोई भी होगी, सहकर्मक क्रिया कोई भी होगी जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, तो उसके बाद तो प्रेपोजिशन का कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है। तो आप यहाँ पे तो कुछ लगा नहीं सकते वर्ब के रूप में, लेकिन नाउन अगर है तो टू का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे विजिट जो है, विजिट कहाँ का है, तो यहाँ विजिट नाउन है, क्योंकि हिज पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव का नाउन दे रखा है तो टू लग जाएगा। ये तो एरर वाला पार्ट हुआ। अब मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देश के नाम मंडे नाइट की बात है, और उनका विजिट जो हुआ इस एयरबेस पे वो जाके आए हैं, ठीक है, ऑन द फ्रंट लाइन्स विद पाकिस्तान ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो ये जो इंडियन एयरफोर्स का जो आदमपुर बेस है ना, ये फ्रंट लाइन में था, अग्रणी था पाकिस्तान के साथ। तो ये फ्रंट लाइंस पर है, मतलब बॉर्डर शेयर करता है। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को जब डेज की बात आप करते हो, डेट की बात करते हो, पर्टिकुलरली उसी डे उसी दिन की बात हो तो ऑन लगता है, तो ऑन ट्यूसडे है। वर रीएश्योरिंग, ये दो चीजें, एक तो संबोधन, एक विजिट, ये दो हो गए। तो वर ये रीएश्योरिंग थे, ये आश्वस्त करने वाले थे। फॉर द नेशन, देश के लिए आश्वासन था। दैट हैज बीन इन द मिडस्ट ऑफ वोलेटाइल कॉन्फ्लिक्ट। वोलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील, ठीक है। इसको आप मर्क्यूरियल भी कह सकते हो, परिवर्तनशील, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीअश्योरिंग था देश के लिए कि वो देश, अभी देश के बारे में बताया है, जो देश इन द मिडस्ट ऑफ मतलब बीच रहा, इस बीच रहा क्या, वोलेटाइल कॉन्फ्लिक्ट के, परिवर्तनशील है ना, परिवर्तनशील संघर्ष जो हुआ है, वोलेटाइल संघर्ष, अनिश्चितता या अस्थिरता जो बनी हुई है कॉन्फ्लिक्ट के कारण, उस बीच में रहा है। ये इसका ट्रांसलेशन है। तो टू आ जाएगा भाई, विजिट नाउन है इसलिए। अगले क्वेश्चन में ये नंबर 6 कह रहा है मिस्टर मोदी रीइटरेटेड। रीइटरेट जो होता है इसका मतलब होता है रिपीट करना। इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हो रिपीट, या फिर लिख सकते हो से अगेन। या तो लिख सकते हैं रिपीट या लिख सकते हैं से अगेन, एक बार फिर से दोहराना, कहना। तो मिस्टर मोदी ने दोहराया क्या, इंडियाज रिवाइज्ड स्ट्रेटेजी, भारत की वो रणनीति जो रिवाइज्ड है, भारत ने बदली है वो रणनीति, फिर से रिवाइज की है, ठीक है। ऑफ रेस्पॉन्डिंग अगेंस्ट टेररिज्म विद क्लैरिटी एंड रिजोल्व, और स्ट्रेटेजी किसकी है, रेस्पॉन्ड करने की। और रेस्पॉन्ड किसको करना है, टेररिज्म को, आतंकवाद को। और कैसे करना है, क्लैरिटी के साथ, रिजोल्व के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ और बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ। तो रेस्पॉन्डिंग जो है, रेस्पॉन्डिंग के साथ अगेंस्ट नहीं आएगा। रेस्पॉन्ड जिसको तुम करते हो, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वो चीज हो रही है, तो टू लगता है उसमें प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन बेस्ड एरर है। मिस्टर मोदी ने फिर से दोहराया है भारत की रिवाइज स्ट्रेटेजी को। स्ट्रेटेजी कौन सी, रेस्पॉन्ड करने की। रेस्पॉन्ड यहाँ पे वैसे तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ओ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन है, और किसी क्रिया में आईएनजी है तो प्रोनाउन नहीं हो सकता, वो नाउन होगा। रेस्पॉन्डिंग यहाँ पे नाउन हो गया है ना, टू लगेगा यहाँ पे, रेस्पॉन्डिंग टू। द यूएस चाइना ट्रेड डील विल हैड इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया। इंप्लीकेशंस का मतलब लिख लो सजेशन या हिंट। सजेशन कह सकते हो, हिंट कह सकते हो, एक प्रकार से निहित अर्थ कह सकते हो, हिडन मीनिंग कह सकते हो, कोई संकेत कह सकते हो। एक इसका सिनोनिम और होता है इंसिन्यूएशन, इंसिन्यूएशन भी कहा जा सकता है। तो इंसिन्यूएशन कह दीजिए, सजेशन कह दीजिए, हिंट कह दीजिए, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो यूएस चाइना ट्रेड डील जो है, यूएस चाइना के बीच व्यापारिक समझौता है, वो उसके भारत के लिए कुछ निहित अर्थ होंगे, कुछ संकेत होंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे भारत के लिए भी छिपा हुआ है इस ट्रेड डील में। ये मतलब है विल है साहब मॉडल, और मॉडल के साथ हमेशा जब भी कोई क्रिया लगाते हैं तो बेस फॉर्म लगती है, और बेस फॉर्म उस क्रिया को हम बोलते हैं जिसके साथ आईएनजी लगता है। तो आईएनजी हैव में लगता है, हेड में नहीं, तो हैव आएगा। नंबर 8 में आइए, द ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड चाइना, द टू बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, सर्व्स एज अ ब्रीदर इन द अदरवाइज टेंस ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट। यहाँ एक वर्ड है ब्रीदर। ब्रीदर का मतलब है इसको कह दीजिए रिस्पाइट, राहत, रिलीफ। कुछ समय के लिए जो आपको एक विश्राम मिलता है, राहत मिलती है, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्रीदर। तो द ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड चाइना, भारत और चाइना और यूएस के बीच, देखो बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ध्यान रखिएगा।
तो यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट है, बीच में समझा रखा है इन दोनों के बारे में। ये दोनों देश जो है विश्व की सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब ये ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी वर्ब दे रखी है सर्ज। ये ट्रेड एग्रीमेंट एक प्रकार से राहत का काम करेगा, ये एक रिलीफ लेके आया है इन अदरवाइज टेंस ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट। जबकि अन्यथा तो अगर देखें तो पूरा वैश्विक जो व्यापार का माहौल है वो टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए अदरवाइज दे रखा है। अदरवाइज जो है उसको ऐसे लिखोगे, ऐसे स्टार्ट करोगे तो ये कैसा साउंड है, वाउल साउंड है। और वाउल साउंड अगर होता है तो ए लगता है कि एन, तो यहाँ एन लगेगा, तो इसलिए ए के स्थान पे एन आप करें, एन अदरवाइज टेंस ग्लोबल ट्रेड एनवायरमेंट। नंबर 9 है लेट्स टेक अ ब्रीदर बिफोर वी शैल फिनिश लोडिंग द ट्रक। तो ट्रक को लोडिंग जो है फिनिश करें उससे पहले थोड़े समय का थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रीदर का वही रिलीफ कह सकते हो, या इसको तुम रेस्पाइट कह सकते हो, या इसको तुम ब्रेक भी कह सकते हो, पोज भी कह सकते हो, थोड़ी देर के रुकना, ठहरना। तो ये है, तो इसका ट्रांसलेशन तो हो गया कि ट्रक को लोड करना हम फिनिश करें उससे पहले थोड़े समय का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा बिफोर जो है, बिफोर से जब कोई क्लोज, ये क्लोज हो गया। क्लोज का मतलब होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के जोड़े, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर। तो यहां देखो लेट्स टेक अ ब्रीदर, इसमें तो लेट अस टेक, ये लेट अस टेक ये एक आपका क्लोज है, और दूसरा क्लोज ये वाला है। तो इस क्लोज का स्टार्ट बिफोर से, तो इसको हम नाम देंगे टाइम क्लोज। जिस क्लोज का स्टार्ट, जिस भी क्लोज का स्टार्ट किस किस से हो, बिफोर से हो, या आफ्टर से हो, या अनटिल से हो, या टिल से हो, या एज सून एज से हो। ठीक है, तो ये वाले जो होते हैं ना, इनसे स्टार्ट होने वाले क्लोज ये बनाते हैं टाइम क्लोज। क्या बनाते हैं? टाइम क्लोज। और टाइम क्लोज में याद रखिएगा कि विल और शैल ये दोनों ही नहीं आते हैं। विल और शैल नहीं आते हैं अगर टाइम क्लोज है तो। ऐसा उपवाक्य, उपवाक्य होना चाहिए, वाक्य की बात नहीं कर रहा। तो अगर टाइम क्लोज है तो वहां पे आप विल और शैल नहीं लगाएंगे। अब विल और शैल नहीं लगाएंगे तो क्या तरीका है, कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो फिर तरीका ये है कि उसको आप बेस फॉर्म में चेंज कर दीजिए, फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल में चेंज कर दो। तो ये शैल को हटा दो और फिर ये फिनिश लोडिंग। ठीक है, फिनिश के बाद जब क्रिया लगाते हो सीधा आईएनजी भी आ सकता है ना, जेरेंड लग सकता है। तो वी फिनिश लोडिंग द ट्रक सीधा बनेगा, क्योंकि ये टाइम क्लोज था। अंतिम क्वेश्चन है, इट हैड बीन 4 years सिंस द डेल्टा वेरिएंट ऑफ द सार्स CoV-2 कोविड-2 वायरस हिट इंडिया। देखो एक ये ध्यान रखिएगा, आप जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो वहां ये पढ़ते हैं कि जब सिंस कंजंक्शन होता है तो इसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में दो क्लोजेस होते हैं। लेफ्ट वाला जो क्लोज है या इससे पहले वाला क्लोज है उसमें हम हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्लेस करते हैं, और इधर वाले क्लोज में सेकंड फॉर्म प्लेस करते हैं। ये होता है आपका एक प्रेजेंट परफेक्ट में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है कि सिंस कंजंक्शन अगर हो तो यहाँ भी सिंस कंजंक्शन है, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी एक क्लोज है और राइट में भी एक क्लोज है। ठीक है, फिर जब से ऐसा हुआ तब से लेकर ऐसे, तो ये तो पहले हो गया पास्ट में, इसलिए सेकंड फॉर्म लेते हैं। और तब से लेकर अब तक ये हुआ है, ये हुआ है, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं कि प्रेजेंट में उसका असर जो है वो अभी भी एक्सपीरियंस किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, सिंस से पहले लगाएंगे हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये हैड बीन गलत है, इसकी जगह इट के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया था, तो ये हैज और ये थर्ड फॉर्म। और आगे देखिए हिट, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है भाई, हिट की तो तीनों फॉर्म ही सेम होती है, हिट हिट हिट। तो इसको मानेंगे आप कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो ये सेकंड फॉर्म, ये हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ऐसे आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, और अगर आप खुद से अगर ये जांचना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी ग्रामर पे कितनी अच्छी कमांड है, क्या आपको सारी वोकैब समझ में आ रही है कि नहीं, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और एक एक प्रश्न को खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो। उसके बाद में वीडियो को ऑन करके वापस से रिज्यूम करके आप देखा करो कि कितना आपने स्कोर किया है, कितना मतलब कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग कहती है, आपकी अप्रोच कैसी है, फिर मैं बताता हूँ तो वो अप्रोच कैसी है। तो ये सब चीजें आप कैलकुलेशन आपके होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।